जिनकी खेती जो है सो 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष तक जो है सो बंद रही है इसी कारण से। हाँ, खाने के लाले पड़ गए उनके लिए, शादी विवाह करना बच्चों का मुहाल हो गया। तो पहला विस्फोट हुआ, उसके बाद तो फिर विस्फोटों की जो है सो श्रृंखला शुरू हो गई और हमको महसूस हो गया कि कुछ ऐसा हो रहा है जो गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, जमीन के लिए झगड़ा तब शुरू हुआ कि जब छोटे छोटे किसानों की जमीन पर उग्रवादी जो संगठन थे उनके द्वारा झंडे गाड़े जाने शुरू हुए। ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें ये था कि आरोप लगा था लालू प्रसाद यादव और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी पर कि इन्होंने इसको भड़काया था। अब जो 3 धारा कह रहे उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। एक तो CPI-ML ओके, कि आपस में भी इनके बीच बहुत मारकाट हुई है। जहानाबाद, अरवल, इन इलाकों में, इन जिलों में आपस में भी इनकी खूब मारकाट हुई है। सवर्णों की जो सेना थी, रणवीर सेना कहिए, सनलाइट सेना कहिए, चाहे और भी जो सेनाएं थी, जो निजी सेनाएं थी, उन निजी सेनाओं के खिलाफ जो है तो इन तीनों जो वामपंथ की धाराओं का एक जो मजबूत जो है तो वहाँ फुटहोल्ड कायम हुआ। तो बात समझ में आती है कि ठीक है, उनसे आपकी लड़ाई चल रही है, लेकिन आपस में क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर के, अपने संगठन के विस्तार को लेकर के इनके बीच भी खूब मारकाट हुई, खूब खून बहा। नमस्कार, मैं विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉड काउंट। आज गेस्ट ऑफ द पॉड काउंट है हमारे बीच शैलेश सर, जो कि बिहार की पत्रकारिता में एक अपना स्तंभ है इनका। इन्होंने लगभग 28 साल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है और बिहार की बदलती राजनीति पर इनका एक अच्छा ध्यान रहा है। और बिहार की राजनीति में जब तब्दीलियां आ रही थी उन पर पैनी नजर शैलेश सर रख रहे थे। प्रिंट मीडिया के द्वारा उन सारी बातों को आज इस पॉडकास्ट में लाएंगे और कोशिश करें कि बिहार के जो बदलती हुई राजनीति जो 2024 तक आई उसमें क्या क्या बदलाव हुआ और किन किन मुद्दों पर अब तक सुर्खियां बनी है, क्योंकि बिहार में अब तक कई नरसंहार से लेकर राजनीति में तब्दीली आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद विकास जी। मैं सबसे पहले चाहूंगा सर, क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से हैं और क्योंकि जिस जमाने में आप पत्रकारिता कर रहे थे उसमें प्रिंट मीडिया बहुत चलन में रहा करता था, तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप एक मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इंट्रो दे आप। मेरा नाम शैलेश कुमार है और मैं मूल रूप से जहानाबाद का निवासी हूँ। जहानाबाद में मेरे पिताजी वहाँ SS कॉलेज में प्रोफेसर थे। 1985 में जब मैं MA पास करके आया तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे पत्रकारिता करनी है। जीवन के लिए या जीवन को चलाने के लिए क्या करना है, इसके पीछे भी मैंने बहुत कुछ नहीं सोचा। अच्छी किताबें पढ़ना, खेल कूद में अपने आप को इन्वॉल्व रखना मेरा रूटीन था। लेकिन जहानाबाद में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा आवास है, वहाँ कुछ पत्रकार भी रहते थे और उन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि आप पढ़ते लिखते रहते हैं, कुछ लिखा कीजिए अखबारों में। तो इस तरह से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। 1996 में एक अखबार बिहार में लॉन्च हुआ। हालांकि उसके पहले झारखंड में, रांची में अपनी जड़ें जमा चुका था। प्रभात खबर वो अखबार है। तो उससे मैंने शुरुआत की पत्रकारिता। फिर बाद में दिल्ली के एक अखबार में लिखना शुरू किया। पटना के एक साथ दैनिक में लिखा और 2003 में मैं हिंदुस्तान ऐसे बैनर से जुड़ा, हिंदुस्तान अखबार से जुड़ा और तब से लेकर के 2017 तक मैं हिंदुस्तान से जुड़ा रहा। फिर बाद में 2017 में ही मई महीने में मैं दैनिक जागरण में आया और 2020 तक मैं दैनिक जागरण से जुड़ा रहा एज ए ब्यूरो चीफ वैशाली में, और वहीं से रिटायर में हुआ। वो 24 साल का आपका इस क्षेत्र में रहा, करीब करीब ऐसा मान करके चलिए कि 22 साल 23 साल तो मैं जुड़ा ही रहा। उसके बाद भी मैं
रिटायरमेंट के बाद भी मैं अपना एक ई पेपर निकालता रहा हूँ, नवजुग भारत के नाम से। पहले नवजुग बिहार के नाम से था, फिर बाद में उसका नाम मैंने बदला, नवजुग भारत के नाम से उसको चलाता रहा। अभी कुछ कारणों से उसे मैं बंद किए हुए हूँ, लेकिन मेरी प्लानिंग है कि मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो ये तो मेरा परिचय हुआ। इन परिचय के साथ मैं क्योंकि जहाँ जिस धरती पे बैठे हैं, बिहार के पटना की धरती पे, क्यों कहा जाता है कि भारत में बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की हर एक बच्चे के खून में राजनीति होती है। और जिस समय आप पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे, उस समय लालू जी की अपना एक आकर्षण बना हुआ था लोगों के बीच। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लालू की जो राजनीति रही है बिहार में, कैसी राजनीति थी? पहले तो मैं आपके सवाल के पहले सवाल का जो प्रथम हिस्सा है उसके बारे में आपको बता दूं कि जहां तक मेरी समझ है, पूरे भारतवर्ष में बिहार एक ऐसा प्रदेश है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां लोगों की राजनीति समझ बहुत अच्छी है। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है नहीं है, इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति की समझ उसको है। ठीक है, राजनीति की समझ उसको है। अब रह गया आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा कि बिहार की राजनीति में लालू जी का जब 1990 में पदार्पण हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लालू प्रसाद ने एक काम तो जरूर किया कि उन्होंने गरीबों को आवाज दी। बिल्कुल, उनको आवाज दी, उनको मुखर बनाया, अपने हक के लिए उनको खड़ा होने के लिए एक समझ दी। और तब से लेकर के आज तक बिहार की राजनीति में आप लालू प्रसाद को माइनस कर करके नहीं चल सकते हैं। एक स्तंभ बना कर गए। हाँ, एक राजनीति का एक हिस्सा है लालू प्रसाद, अभी भी प्रासंगिक हैं। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब भी बिहार की राजनीति की बात चर्चा होगी, लालू प्रसाद की चर्चा होनी ही होनी है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री थे जो गरीबों के मुंह में जबान दिए। हाँ, जबान दिए। गरीबों की बात तो पहले भी लालू जी के पहले भी जो पार्टियां या जिन पार्टियों का शासन रहा, खास करके कांग्रेस का शासन रहा, तो उसका भी नारा रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी नारा रहा है, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी का नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं। गरीबी आज भी है, लेकिन बोलने की जुबान लालू प्रसाद यादव ने दिया। बोलने की जुबान लालू प्रसाद ने दी। और वो एक जो बहुत बड़ी कमजोरी थी, जो दबे कुचले वंचित जो लोग थे या जो वर्ग है, हाशिए पर जो लोग, हाँ, हाशिए पर जो लोग थे, माने डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, वो बोल भी नहीं पाता था। पहले वो बोल भी नहीं पाता था। मैं समाज अपने हक की बात करते पाता था। हक की बात तो करने की बात, कुछ बोल ही नहीं पाता था। उसके पास कुछ कहने के लिए उसको इतनी क्षमता ही नहीं दी गई थी, उसको इतनी ताकत ही नहीं दी गई थी। वो ताकत लालू जी ने जरूर दी उनको। बिहार की राजनीति में, क्योंकि 1990 से पहले भी राजनीति जो होती रही है बिहार में खासकर, और क्योंकि उस समय देखा जाता है कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होने लगा था, क्योंकि आजादी के बाद से ही बिहार में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का एक हमेशा से इतिहास रहा है। नहीं, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट आजादी के बाद से तुरंत से तो नहीं कर सकते हैं। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट 65-70 के बाद के दशक में जो स्टार्ट हुआ, 1980 से वो शुरू हुआ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, बिहार में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा, और साउथ बिहार में ज्यादा रहा है, नॉर्थ बिहार में ज्यादा? नॉर्थ बिहार में कम, साउथ बिहार में ज्यादा। पहले मध्य बिहार था, जो झारखंड साथ में था, तो मध्य बिहार उसको बोलते मैं एक बार मगध के जो 5 जिले हैं, हाँ, खास करके वहाँ भोजपुर वगैरह में भी ये रहा है, लेकिन इंटेंसिटी उसकी ज्यादातर जो है तो मगध के जो 5 जिले हैं वहाँ देखी गई। औरंगाबाद, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, अरवल, नवादा, अरवल, ये जो 5 जिले हैं वहाँ ज्यादा देखी गई। और लालू प्रसाद के शासनकाल में, खास करके जो 15 वर्ष का जो उनका जो शासनकाल है, पहले जनता दल के वो मुख्यमंत्री थे, बाद में 1997 में जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय जनता दल, और 2005 तक उन्होंने शासन किया, उनके पीरियड में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट उभर कर ज्यादा आया, चरम पर पहुंच गया। हम लोगों ने देखा है। इसके पीछे कारण क्या था?
इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। जैसे एक दो कारण। एक तो कि जो सदियों से जो हमारे समाज में जो कुरीतियां जड़ जमाए हुए हैं, उन कुरीतियों के कारण भी कास्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ा। एक बड़ी अच्छी बात मैं बता रहा हूं आपको कि 90 के दशक में जहानाबाद में यूजीसी स्पॉन्सर्ड एक सेमिनार हुआ था। ओके। उस सेमिनार का विषय था एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम एंड इट्स रेमेडी। ठीक है। ठीक है, उग्रवाद का कारण और उसका निदान। ये यूजीसी का जो 1990 में। हाँ, 1990 के दशक में। ओके। 90 के दशक में एसएस कॉलेज जहानाबाद में उस सेमिनार का आयोजन किया गया था और 2 दिवसीय सेमिनार था। उस सेमिनार की एक फाइंडिंग थी कि मगध के क्षेत्र में जो बोलचाल की जो भाषा है, उस भाषा का जो रूडनेस है, कठोरपन है, वो भी एक कारण है इस कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में। हाँ, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ा कारण है। ये मैं पहली बार सुनने को मिल रहा है। नहीं, ये फाइंडिंग है, उस सेमिनार की एक फाइंडिंग है, यूजीसी स्पॉन्सर्ड उस सेमिनार की फाइंडिंग है कि भाषा का जो रूडनेस है, मगही बोली में जो थोड़ा रूडनेस है, उस रूडनेस के कारण भी कन्फ्लिक्ट हुआ। ओके। अब जैसे हम अगर उत्तर बिहार में जाते हैं, खास करके मिथिलांचल में जाते हैं, मिथिलांचल में अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो बहुत प्यार, जो बाहर से जो व्यक्ति देखता है, दूर से जो व्यक्ति देखता है, लगता है कि वो प्यार कर रहा है। हाँ। ठीक है, भाषा में जो मिठास के कारण। भाषा की मिठास के कारण। लेकिन मध्य बिहार में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भाषा का कठोरपन भी रहा। इस पर और शोध होना चाहिए कि क्या ये सही है या नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, वो अनुभव ये कहता है कि भाषा में कुछ कठोरपन तो है। ठीक है, आमतौर पर ग्रामीण इलाके में जो बोलचाल की जो भाषा है, ठेठ मगही जो भाषा, हाँ, ठेठ मगही जो भाषा है, उस भाषा का जो थोड़ा रूडनेस है, उस रूडनेस के कारण भी कन्फ्लिक्ट बढ़ा। ठीक है, खास करके सवर्ण जातियां जो हैं, पिछड़ी, अति पिछड़ी या जो दलित महादलित समाज से जो आने वाले लोग हैं, उनके प्रति जो नजरिया रहा है या उनके प्रति जो व्यवहार रहा है, उनको बुलाने का, उनको पुकारने का जो तरीका रहा है, ये भी एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है। कहीं न कहीं भाषा का जो रूडनेस है, वो रूडनेस जो है तो उनके मन मस्तिष्क पर चोट पहुंचाता रहा है। ओके। और धीरे धीरे ये चीजें घर करती गई और एक विस्फोट के रूप में जो है तो मध्य बिहार में देखने को मिला। गंगा नदी के दक्षिण में होने के कारण दक्षिण बिहार और गंगा नदी के जो उत्तर में है, उन सारे जिलों को नॉर्थ बिहार कहा जाता था। जहानाबाद में खासकर देखा जाता है कि नरसंहार के किस्से बहुत ज्यादा रहे, क्योंकि आपका घर भी रहा है। एक समय तो एपिसेंटर बन गया था। एपिसेंटर बन गया था जहानाबाद। ऐसा क्या है जहानाबाद में कि मगधी भाषा के और भी जिले थे, वहां ना कुछ जहानाबाद में? विकास जी, ऐसा है कि जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये जो जिले हैं, उन जिलों में वामपंथ की तीनों धाराएं, एक समय था कि वामपंथ की तीनों धाराएं वहां बहनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तीनों धाराएं वहां अपनी जड़ जमा रही थी। हैरानी की बात यह है कि गरीबों को ताकत देने के नाम पर, गरीबों को मजबूत करने के नाम पर वामपंथ की ये तीनों धाराएं बनी थी और काम कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये आपस में भी इनके बीच बहुत मारकाट हुई है। जहानाबाद, अरवल, इन इलाकों में, इन जिलों में आपस में भी इनकी खूब मारकाट हुई है। सवर्णों की जो सेना थी, रणवीर सेना कहिए, सनलाइट सेना कहिए, चाहे और भी जो सेनाएं थी, जो निजी सेनाएं थी, उन निजी सेनाओं के खिलाफ जो है तो इन तीनों जो वामपंथ की धाराओं का एक जो मजबूत जो है तो वहां फुटहोल्ड कायम हुआ। तो बात समझ में आती है कि ठीक है, उनसे आपकी लड़ाई चल रही है, लेकिन आपस में क्षेत्र पर कब्जा करने को लेकर के, अपने संगठन के विस्तार को लेकर के
इनके बीच भी खूब मारकाट हुई, खूब खून बहा। आप जो 3 धारा कह रहे हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। एक तो CPI-ML, ओके, जो अभी मार्क्सवादी हाँ अभी जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है, हाँ। भाकपा माले। दूसरा उस समय MCC, माओवादी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, और एक पार्टी हुई जो बाद में पीपुल्स वार ग्रुप जिसका नाम पड़ा, जो बाद में फिर जो है तो उसका मर्जर हुआ। वो ये तेलंगाना या दंडकारण्य रेड कॉरिडोर, हाँ नहीं रेड कॉरिडोर का ही हिस्सा है वो। वहां जो है तो एक उनकी मीटिंग हुई, अब बाद में MCC और ये पार्टी यूनिटी जो बाद में पीपुल्स वार ग्रुप बन गया था, उन दोनों का मर्जर हुआ और भाकपा माओवादी नाम से एक नया संगठन बना। बिल्कुल। जहानाबाद में जब मैं जहानाबाद बिहार के कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को मैं देख रहा था तो उसमें नरसंहार की लाइनें लगी हुई थी। जहानाबाद लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। हाँ। उसमें कई चीजें जो मुझे जानने और समझने को मिला, उसमें भीमपुरा नरसंहार था भीमपुरा 1999 में। भीमपुरा नरसंहार भीमपुरा के पास एक गांव है नारायणपुर, वहां हुआ था। भीमपुरा में भी 4-5 लोग मारे गए थे उसमें। क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें ये था कि आरोप लगा था लालू प्रसाद यादव और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी पर कि इन्होंने इसको भड़काया था। नहीं, देखिए आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन सच्चाई कभी कभी आरोप से परे होती है, दूर होती है, इतर होती है। बहुत सारे नरसंहार के बाद जो पुलिस की फाइंडिंग रही या CID की जो फाइंडिंग रही, कुछ दूसरे तरह की रही। कभी कभी छोटे छोटे इशू को लेकर के भी वो बाद में विस्फोटक रूप, बड़ा रूप ले लिया और जाकर के नरसंहार हो गया। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। छोटे स्तर पर कुछ हुआ और उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि बाद में जो है तो नरसंहार हो गया। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली है। मैंने इस पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो पाया कि जो अधिकतर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उन सब में एक बेसिक जो एपिक सेंटर था वो जमीन था। ऐसा है कि जमींदार तो आजादी के बाद ही जमींदारी 50 के दशक में ही जमींदारी उन्मूलन हो गया। बिल्कुल। विनोबा भावे के पहले, वो तो भूदान आंदोलन बाद की बात है। जमींदारी उन्मूलन जब डॉक्टर श्री कृष्ण यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया था पूरे बिहार में, तो जमींदार तो बचे नहीं थे। ठीक है, जहानाबाद अरवल में शायद ही कोई ऐसा किसान होगा जिसके पास 100 एकड़ जमीन होगी। सब छोटे छोटे किसान थे, 10-5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़। तो ये कहना कि जमीन के लिए झगड़े नहीं हुए। हाँ, जमीन के लिए झगड़ा तब शुरू हुआ कि जब छोटे छोटे किसानों की जमीन पर उग्रवादी जो संगठन थे उनके द्वारा झंडे गाड़े जाने शुरू हुए, लेफ्ट की जो। हाँ, अब ये जो वामपंथ की जो तीनों धाराएं थी, उनका कहना था कि जो है तो किसान, बहुतेरे किसान ऐसे हैं जो गरमजरुआ, आम गरमजरुआ जमीन भी जो है तो कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, या इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, या ये दबंग है अपने इलाके में। तो क्या करते थे कि इनकी जमीन पर झंडा गाड़ देते थे, लाल झंडा गाड़ दिए कि भाई आप खेती नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ऐसे भी किसान रहे हैं जिनकी खेती जैसो 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष तक जो है तो बंद रही है, इसी कारण से। हाँ, खाने के लाले पड़ गए उनके लिए, शादी विवाह करना बच्चों का मुहाल हो गया। क्या वो बेचने पर उनके कत्ल कर बेचने पर ही नहीं, खेती, आप खेत पर जा ही नहीं सकते हैं। बेचने की बात तो बहुत दूर की बात है, आप खेत पर जा ही नहीं सकते हैं। तो खेत पर आप जाइएगा नहीं तो खेती नहीं कर पाइएगा। तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिली। इस कारण से भी अपने खेती के बचाव के लिए भी सेना बनाई। हाँ, बनी ही है। बहुत सारी जो निजी सेनाएं बनी, चाहे वो भूमि सेना हो, जो भूमिहारों की थी। नहीं, भूमि सेना भूमिहारों की नहीं थी। भूमि सेना में मुख्य रूप से पहले तो शुरू में कुर्मी जाति के लोग थे, लेकिन और भी जो निजी सेनाएं बनी, उन सेनाओं का गठन जो है तो के पीछे एक ये भी कारण था कि हमको अपनी जमीन बचानी है।
अगर हम अपने आप को सशस्त्र नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, तो हमारी जमीन नहीं बचेगी, हमारी इज्जत नहीं बचेगी, हमारा मान सम्मान नहीं बचेगा। इन सब कारणों से भी जैसो निजी सेनाओं का गठन हुआ। बाद में जैसो उन संगठनों में बहुत सारे ऐसे लोग भी घुस आए जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, और जिस उद्देश्य से निजी सेनाओं का गठन हुआ था वो उद्देश्य भी डिरेल हो गया, फिर बाद में रणवीर सेना का गठन हुआ। ये जो रणवीर सेना का गठन हुआ, इन सब की शुरुआत क्या 80 के दशक के बाद हुआ? 80 के दशक के बाद, हाँ। इन सब जितने नहीं, कुछ सेनाएं तो जो है तो 80 के दशक में ही बन गई थी। भूमि सेना वगैरह तो जहानाबाद के इलाके में 80 के दशक में ही बन गई थी और काम करना शुरू कर ये पूरा बिहार पे कैप्चर हुआ कि वो नहीं, बिहार में केवल जो है तो वो जो जहानाबाद, अरवल या उसके नजदीक के जो जिले हैं, गया वगैरह, हाँ, नालंदा जिले, हाँ, पटना से सटा हुआ जो पटना का जो इलाका है, जहानाबाद जिले से सटा हुआ, मसौड़ी हो गया, पुनपुन हो गया, इन सब इलाकों में ये सब सेनाएं काम करती थी। और इनके खिलाफ जो है तो वामपंथी की जो तीनों धाराएं थी वो काम कर रही थी, तो कन्फ्लिक्ट था। कई लोग की मृत्यु भी इसमें हुई, बहुत सैकड़ों लोग मारे गए। एक दो क्या कारण, इसी कारण से लालू यादव की जो मुख्यमंत्री के समय कहा जाता है उसको जंगल राज इस कारण से कहा जाता है? नहीं, ये क्योंकि 80 के बाद 90 के बाद इनका जो सरकार बनी, लालू प्रसाद के शासन काल में मैसेकर तो हुए ही, नरसंहार, बड़े नरसंहार हुए, बर्बरता पूर्वक। हाँ, बड़े नरसंहारी है तो बर्बरता तो होना ही होना है। छोटे छोटे बच्चे मार दिए जा रहे थे, एक बार में 30-40 लोगों के गले काट दिए जा रहे थे, गांव के गांव खाली। हाँ, गांव के गांव खाली। अब दललचक बघोरा ऐसा कांड हुआ, पाथे ऐसा नरसंहार हुआ, सिनारी ऐसा नरसंहार हुआ, बारा ऐसा नरसंहार हुआ, शंकर बिघा ऐसा नरसंहार हुआ, खगड़ी दम हुआ। तो नरसंहार तो बहुत सारे नरसंहार हुए, लेकिन लालू जी के समय में केवल नरसंहार ही नहीं हुए बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बिहार में बहुत बढ़ गया था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का मतलब है कि अगर तो क्या उसके पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा था बिहार में? नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था लेकिन दायरा उसका छोटा था। ओके, ठीक है, वो दायरा बढ़ा। पैसे के प्रति एक जो एफिनिटी हो जाती है कि हमको इन प्रकार तो हमको पैसा कमाना है, ठीक है। किडनैपिंग बढ़ा उस समय, किडनैपिंग कहना ना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ गया, किडनैपिंग बढ़ गया, रैंसम लिया जाने लगा, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। बहुत सारे इलाके तो ऐसे थे जहां दिन में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, रात की बात तो छोड़ दीजिए, दिन में जाना लोग पसंद नहीं करते थे। पर पसंद क्या है, सोच भी नहीं सकते थे कि हमको दिन में भी उस इलाके में हम जा सकते हैं। तो ये स्थिति थी। तो इसके पीछे सरकार की व्यवस्था कैसी थी फिर? सरकार की कैसी व्यवस्था थी कि ऑर्गेनाइज क्राइम सरकार की व्यवस्था ही अगर ठीक होती, सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को कठोरता पूर्वक लागू करती तो ये हालात पैदा नहीं होते। ये हालात पैदा हुए, ये साबित करता है, ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पूरी तरह फेल्योर थी, और यही कारण था कि हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि बिहार में जंगल राज। अच्छा, ये सबसे पहले हाई कोर्ट ने शब्द का प्रयोग किया? हाई कोर्ट की टिप्पणी है जंगल राज। हाँ, जंगल राज तब तो हाई कोर्ट की टिप्पणी है ये। मुझे अब तक लगता था कि विपक्षी पार्टियों ये नहीं, विपक्षी पार्टियों ने इस शब्द को क्वाइन नहीं किया है। इस शब्द जो है तो हाई कोर्ट की जो है तो हाँ, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में जंगल राज है, सरकार को कोई नामो निशानी नहीं। हाँ, मैं कहीं जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहार में 2005 में जहानाबाद में जेल कांड जो हुआ, हाँ, जेल ब्रेक हुआ था। क्या था उसकी कहानी? क्योंकि ऐसा माना 13 नवंबर 2005 जो रात में 9-10 बजे रात्रि में, क्योंकि उसमें बहुत छोटा थे हम, और जहानाबाद में मेरी भी पढ़ाई चल रही थी, बहुत छोटे थे हम, और मैं जहानाबाद में ही था। जेल ब्रेक जब जेल ब्रेक हुआ तो जेल ब्रेक संजोग से वो दिन मुझे इसलिए भी याद है कि 13 नवंबर को ही मेरी माँ का निधन हुआ है। 2005 में? नहीं, 2005 में नहीं, मैं 13 नवंबर मेरी माँ की पुण्यतिथि है। ओके। तो आमतौर पर मैं उस दिन उपवास पर रहता हूँ, तो उस दिन भी मैं अपने हिंदुस्तान कार्यालय में, जहाँ मैं काम करता था, उस कार्यालय में काम कर रहा था, और
थोड़ा पहले, काम खत्म होने के थोड़ा पहले मैं अपने सहयोगियों को बोल करके वहां से निकला था ऑफिस से कि मैं घर जा रहा हूँ, तो थोड़ा आराम करूंगा, थकान ऐसी महसूस हो रही है। जैसे ही मैं अपने आवास पर पहुंचा आप जहानाबाद, जहानाबाद में उस समय जॉब में थे? जहानाबाद में हिंदुस्तान अखबार में मैं था। जैसे ही मैं अपने आवास पर पहुंचा तो पहला विस्फोट हुआ। उसके बाद तो फिर विस्फोटों की जो है तो श्रृंखला शुरू हो गई और हमको महसूस हो गया कि कुछ बड़ा ऐसा होने हो वाला रहा है जो गड़बड़ की ओर इशारा कर रहा है। क्यों आखिर जहानाबाद में जहानाबाद जेल के पीछे कारण क्या था? जहानाबाद जेल ब्रेक के पीछे क्योंकि कोई अजय नाम के व्यक्ति नहीं, अजय कानू तो जेल में थे ही। वो माओवादी भाकपा माओवादी के बड़े लीडर रहे हैं। तो अजय कानू तो वहां बंद थे ही, और बहुत सारे भी रणवीर सेना के भी बहुत सारे कमांडर वहां बंद थे। तो जेल ब्रेक के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि सरकार को माओवादी संगठन ये बताना चाहता था कि हमारे लिए हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। सिस्टम में वो कोई चीज नहीं, हाँ, हमारे सामने नहीं है। हाँ, हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। हम शहर को ब्रेक कर करके जेल ब्रेक कर रहे हैं। बाद में उन्होंने एक पुस्तिका भी निकाली थी। और उसके बाद? हाँ, जेल ब्रेक के करीब 1 महीने के बाद उन्होंने एक पुस्तिका निकाली थी। 50 पन्ने की पुस्तिका थी। उस पुस्तिका में उन्होंने जस्टिफाई किया था अपने काम को, जेल ब्रेक को, उन्होंने अपनी हरकत को उन्होंने जस्टिफाई किया और बताया कि जेल ब्रेक क्यों हमने किया। जेल ब्रेक के द्वारा वो प्रशासन को ये बताना चाहते थे कि हमारा संगठन इतना मजबूत है। मैसेज कन्वे करना हाँ, मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि हमारे लिए शहर में भी पेनिट्रेट करना मुश्किल नहीं है। और उन्होंने जेल ब्रेक करके अपने बहुत सारे सहयोगियों, बहुत सारे कैडर के जो लोग थे, जुड़े हुए जो लोग थे, उनको उन्होंने बाहर निकाला। करीब जेल खाली हो गया। 650 के करीब कैदी भाग गए। उनमें से बाद में फिर सरकार के द्वारा अपील जारी हुई तो उसमें से 200-300 कैदी आए, लेकिन अधिकतर तो भाग ही गए थे। फिर बाद में उनकी अरेस्टिंग भी हुई। अजय कानू के पीछे क्या कारण था? अजय कानू को, क्योंकि ऐसा माना जाता है अजय कानू पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हाँ, माने वो ऐसा नहीं है कि जो है तो मैं बता रहा हूँ कि माओवाद की ये वामपंथ की जो तीनों धाराएं हैं, उन धाराओं में जो नेतृत्व करता है वो काफी पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, खूब पढ़ा लिखा है, वेल रेड है। अब CPI-ML के महासचिव रहे विनोद मिश्रा, दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोडक्ट थे। बिल्कुल। अभी दीपंकर भट्टाचार्य हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, वेल रेड हैं। और भाकपा माओवादी में भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं। जो उनका थिंक टैंक है काफी पढ़ा लिखा है। ये सब जो हो रहा था 2005 तक, उस समय नीतीश कुमार का बिहार में क्या था? नीतीश कुमार तो उस समय सत्ता में आए नहीं थे। सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ये जरूर किया कि नीतीश कुमार वो कहाँ थे बिहार में? क्या उस समय क्या एक्टिविटी हो रही थी? क्योंकि आप वो तो उस समय केंद्र में थे। उस समय वो तो केंद्र में थे, मंत्री थे, रेल मंत्री थे। हाँ, अटल जी के शासनकाल में थे, वो मंत्री थे। बिहार में भी उनकी सक्रियता थी। 2005 के चुनाव के पहले 2005 में 2 बार चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का। 2 बार? हाँ, 2 बार हुआ। एक तो फरवरी में हुआ और फिर बाद में जो है तो नवंबर में हुआ। क्यों? इसलिए कि मेजोरिटी नहीं आई थी, मेजोरिटी हंग असेंबली की स्थिति थी, तो फिर से चुनाव हुआ। तो 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने पहला जो काम किया, लाइन ऑर्डर के फ्रंट पर ही किया। 2005 से 10 के बीच का जो पीरियड है, ये जो एक परिपाटी जो चल रही थी कि गाड़ियों में बंदूक या राइफल की नाल निकाल करके लोग घूमते थे, ठीक है, कमर में पिस्तौल लेके घूमते थे और उसको अपनी शान समझते थे, वो चीजें बंद होनी शुरू हो गई। शासन बाबू खा जाने लगा। नहीं, सुशासन, हाँ, ये भी 5 से 10 का जो कार्यकाल रहा, आमतौर पर शासन से जो अर्थ है लोग निकालते हैं। लोग क्या चाहते हैं? लोग पहले चाहते हैं शांति। आम आदमी तो शांति ही चाहता है। बिल्कुल। आम आदमी आधा पेट खा करके भी शांति से जी सकता है, लेकिन भरपेट उसको अच्छे अच्छे पकवान भी खिला दें, अगर अशांत माहौल में उसको रखिएगा तो रहना पसंद नहीं करेगा। क्या यही कारण?
शांति स्वभाव है, शांति आम आदमी के स्वभाव में है। बहुत थोड़े लोग होते हैं, उंगली पर गिने जाने वाले लोग होते हैं जो लुम्पेन एलिमेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि समाज में अशांति रहे। क्या वही कारण है कि बिहार में जो कंपनी थी वो चली गई और जो बाहर की कंपनी जो नहीं आ पाई बिहार में? नहीं, बिहार में ऐसा रोजगार नहीं की समस्या वो कह सकते हैं नहीं, कि रोजगार की समस्या बिहार भी खड़ी है। बिहार में बड़ी कंपनियां तो थी नहीं, बिल्कुल, जो छोटी छोटी जब थी। ज्वाइंट बिहार था, झारखंड जब साथ में था, तो औद्योगिक जितने भी इलाके हैं वो तो झारखंड में थे। बिहार में तो केवल बेगूसराय के इलाके में बरौनी रिफाइनरी। लालू यादव को भी ये भी एलिगेशन लगता है कि झारखंड को उन्होंने बांट दिया और बिहार को कुछ नहीं दिया और झारखंड को सारा दे दिया। नहीं, लालू जी ने तो एक समय कहा था कि झारखंड मैं बटने नहीं दूंगा, किसी भी स्थिति में बटने नहीं दूंगा, मेरी लाश पर झारखंड बटेगा। फिर उन्हीं की एक सरकार में कैसे बट गया? लेकिन उनकी सरकार में नहीं, उस समय तो भाजपा के केंद्र में सरकार थी। हाँ, बिहार में जरूर उनकी सरकार थी, लेकिन ये डिसीजन केंद्र का था, उनको तो मानना ही था। उस समय कुछ बिहार में किसी प्रकार की मारकाट हुआ, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मारकाट तो चल ही रहे, ऐसा नहीं इस कारण से कि नहीं बटने देंगे, इस कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आसानी के साथ, क्योंकि झारखंड के लोगों का आंदोलन चल रहा था कि हमको अलग राज्य 15 नवंबर 2000। हाँ, अलग राज्य चाहिए, वो उनको वो मिल गया। उनको ऐसा नहीं है कि झारखंड को लेकर के कोई मारकाट, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये था कि रास्ता वगैरह रोकने के लिए आदिवासी समाज के जो लोग थे, जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उनका कभी कभी कॉल होता था तो रास्ता वगैरह, एनएच वगैरह जाम करते थे या रेल रोको आंदोलन वगैरह करते थे। लेकिन वो एक जो पॉलिटिकल जो तरीका होता है, जो है तो अपनी बात मनवाने का, अपनी डिमांड को पूरा करवाने का, वो सब तरीका था। ऐसा नहीं था कि हथियार के बल पर उन्होंने झारखंड अलग कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। तब नीतीश कुमार 2005 तक, क्योंकि उसके पहले वो केंद्र में रहे, बिहार में उनकी किस प्रकार से सरकार बनने से पहले उनकी एक जर्नी रही? क्योंकि आप अखबार में थे, 96 के समय में थे, तो नीतीश कुमार की खबरें भी आती होंगी। हाँ, नीतीश कुमार की खबरें थी। 1999 से पहले भी नीतीश कुमार की खबरें आती होंगी। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रहे, उसके पहले। हाँ, केंद्र में मंत्री रहे तो आंदोलन उनके केंद्र में मंत्री रहने से पहले तो बिहार के अखबार में उनका कोई जगह मिलता था? जगह थी, जैसे समय पर जो है तो वो गांधी मैदान में भी उन्होंने कार्यक्रम किया था, कुर्मी चेतना रैली, उसके बाद फिर लौह पुरुष सम्मेलन, ये सब वो अपना करते थे। वो भी तो अपनी जमीन की तलाश में थे ना। बिहार में शासन करना था, बिहार की सत्ता के केंद्र में जब बैठना था, उनको लगता था कि जो है तो कि बिहार की राजनीति में जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और लालू यादव को रोड़ा मानते थे। नीतीश कुमार सबसे बड़ा रोड़ा लालू यादव को मानते थे, लालू प्रसाद को मानते थे। कभी उनके साथ भी तो रहे थे? हाँ, थे ही, साथ में थे ही, लेकिन बाद में जो है तो लालू यादव से अलग हो गए और समता पार्टी का उन्होंने गठन हुआ। समता पार्टी को वो जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह लीड कर रहे थे। बिहार में तो नीतीश कुमार सर्वसर्वा थे उसके, तो उनको गुरु भी मानते थे जॉर्ज फर्नांडिस को? गुरु मानते थे कि नहीं मानते थे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस तो सीनियर नेता थे ही, तो और जॉर्ज फर्नांडिस के चलते बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नीतीश कुमार से बहुत अच्छा संबंध नहीं होने के बावजूद भी जॉर्ज फर्नांडिस के चलते उस पार्टी से जुड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट की जब सरकारें जहाँ होती हैं वहाँ उद्योग धंधे थोड़े गिरावटी तरफ चले जाते हैं। अब इसमें बड़ा कंट्रास्ट है, कंट्रोवर्सी है इसमें। हाँ, अब विश्व स्तर पर देखिए तो कहाँ चाइना तो अपने को कम्युनिस्ट कंट्री का कहता है, कहाँ वहाँ उद्योग, वहाँ वो चाइनीज, उनकी थॉट्स अलग है, वो कम्युनिस्ट होते हुए उनकी थॉट्स तो अलग है। कहाँ, इस देश के तो कम्युनिस्ट अपने आप को चाइना ही और रसिया को तो मानते हैं, लेकिन चाइना और रसिया से ही तो प्रेरित हैं यहाँ के कम्युनिस्ट, चाहे वो सीपीएम हो या सीपीआई हो या भाकपा माले हो, सब तो उसी को मानते हैं ना। लेकिन कहाँ, ऐसा थोड़ी है कि जैसे रसिया में उद्योग धंधे बंद हो गए, चाइना में उद्योग धंधे तो दिन दुनिया रात चौगनी वहाँ उद्योग बढ़ रहे हैं। 3 नेता बिहार से 90 के दशक में अपना अच्छा नाम कमाने शुरू कर दिए थे। बिहार से लालू यादव, नीतीश कुमार और तीसरा सुशील कुमार मोदी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तब सुशील कुमार मोदी का क्या बिहार में रोल था? कोई अखबार में जगह मिलता था उन्हें? अखबार में जगह उन्हें मिलती थी। सुशील कुमार मोदी बहुत तपे तपाए नेता थे, वो भी स्टूडेंट यूनियन से निकले थे, इसलिए कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विद्यार्थी जीवन में जुड़े रहे। जहानाबाद में वो आते थे
जब विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे 80 के दशक में, तो वो कांधे पर झोला लटकाए हुए, भुदानी झोला लटकाए हुए, कुर्ता पैजामा चप्पल पहने हुए ट्रेन से आते थे, रिक्शा से आ जाते थे। हम लोग के मोहल्ले में भी कई बार उन्होंने मीटिंग की, ऐसे ही दरी पर जैसे 15-20 लड़के बैठे हुए आकर के वो उनके साथ मीटिंग की, भाषण दिया। तो जमीन से जुड़े हुए थे, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पहचान थी, कार्यकर्ताओं के बीच में वो लोकप्रिय थे। इसलिए बिहार में जब नीतीश कुमार, जब भाजपा के साथ उनका जब जुड़ाव हुआ नीतीश कुमार का, और बिहार में जब सत्ता में दोनों पार्टियां आई, जदयू और भाजपा, तो सबसे बड़े चेहरा थे भाजपा की तरफ से। ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि सुशील कुमार मोदी किसी और भाजपा नेता को आगे नहीं आने दिए। अब ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्या ये सही भी है, क्योंकि आप उस समय में पत्रकारिता कर रहे थे? नहीं, पत्रकारिता के लिए ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों पर जो है तो वो टिप्पणी करे, ठीक है। चीजें कभी कभी मैंने बहुत कभी कभी उसको पेंट कर करके भी इसको बताया जाता है, लेकिन हकीकत ठीक इससे उलट होता है। बिल्कुल। हमको नहीं लगता है कि सुशील कुमार मोदी ऐसा नेता दूसरे किसी कार्यकर्ता या दूसरे किसी नेता का गला काट कर करके अपने को आगे बढ़ाया है, ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता है। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार में देखा जाता है कि रिश्ते बहुत गहरी थे। क्या रिश्ते क्या था कारण? है कि देखिए होता क्या है कि नेताओं में आपसी जो समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, आपसी बॉन्डिंग जो होती है ना, आपसी बॉन्डिंग सबके साथ नहीं हो सकती है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो ये बात तभी हम कर रहे हैं जब आप मेरे ऊपर कुछ भरोसा कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर कुछ भरोसा कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो राजनीति में भी सभी के साथ उस तरह का संबंध नहीं हो सकता है। राजनीति में भी जो है तो कोई नेता ऐसा होता है कि किसी खास नेता पर ही बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है, ठीक है। यही बात जो है तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी में देखने को मिलती है। नीतीश कुमार एक तरह से सर्वे सर्वा थे और आज भी हैं अपनी पार्टी के, जदयू के, लेकिन भाजपा में वो सुशील कुमार मोदी पर जितना ट्रस्ट कर सकते थे, किसी और नेता पर उनका ट्रस्ट नहीं हो सकता था। वो अटल बिहारी वाजपेयी पर ट्रस्ट कर सकते थे, लाल कृष्ण आडवाणी पर ट्रस्ट कर सकते थे, लेकिन अटल जी तो बहुत पहले ही अस्वस्थ हो गए। आडवाणी जी बाद में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए। तो सुशील कुमार मोदी एक ऐसे नेता थे जिन पर जो है तो नीतीश कुमार का ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। और नीतीश कुमार ने कई बार कहा भी, भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने 1-2 बार सार्वजनिक रूप से ये पीड़ा जाहिर की कि सुशील मोदी को कहां बनाया जाए तो मंत्री, बोले ऐसा नीतीश कुमार मीडिया में। हाँ, मीडिया में बोले, मीडिया में बयान आया उनका। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो सरकार बनी, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, उसमें नीतीश ये सुशील मोदी को मंत्री नहीं बनाया गया। बिहार में जब 2014 में भाजपा से अलग हो गए थे, तब उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2014 में तब क्या सुशील कुमार मोदी ने कोई कोशिश नहीं किया था कि हम चलिए भाई अब पुरानी दोस्ती है? नहीं, सुशील कुमार मोदी कोशिश किए या नहीं किए ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हाथ से निकल जाती हैं तो फिर मुश्किल होता है उनको संभालना। सुशील कुमार मोदी के बस की बात नहीं थी कि वो नीतीश कुमार और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे हुए जो लोग थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में। और उस समय क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है तो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो गए थे और उनका कुछ ऑरा ऐसा था कि लगता था कि पूरी दुनिया ही फतह कर लेंगे। तो
हो सकता है कि उनको लगता हो, भाजपा को लगता हो कि हमको जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार भी उस समय जो है सो भाजपा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, खास करके नरेंद्र मोदी को तो पसंद करते नहीं थे। नीतीश कुमार को ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की चाहत उस समय थी। देखिए, कौन व्यक्ति नहीं चाहता है इस देश का प्रधानमंत्री बनना, कौन नहीं चाहेगा? खास करके वो व्यक्ति जो पॉलिटिकल होगा, वो क्यों नहीं चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री बने? संभावना तो हर व्यक्ति लेकर के पैदा होता है। अब इस देश में जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, सभी में संभावना है। ये अलग बात है कि वो देश को कैसे चलाते हैं। देश को कैसे चलाते हैं ये अलग बात है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन संभावना लेकर तो सभी पैदा होते हैं। बुद्ध कोई एक बनता है ना, लेकिन बुद्ध बनने की संभावना लेकर के सारे बच्चे पैदा होते हैं। ओशो रजनीश कहते रहे कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो पैदा लेता है वो बुद्ध महावीर बनने की संभावना लेकर के पैदा लेता है, लेकिन बुद्ध कोई एक ही व्यक्ति हो पाता है। राबड़ी देवी की सरकार में कैसा था बिहार का संरक्षण, क्योंकि जंगल आज तब भी था। राबड़ी देवी का शासनकाल, लालू जी का शासनकाल अलग थोड़े था। अलग नहीं था, वो लालू जी का ही शासन था। वो राबड़ी देवी का शासनकाल भी लालू जी का ही शासन था। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे तो अलग। मुख्यमंत्री एक चेहरा थी, वो एक चेहरा थी। सारे निर्णय लालू प्रसाद ही लेते थे। एक वेब सीरीज बना है कुछ दिन पहले, पिछले साल भी हो सकता है बना होगा, ये महारानी, शायद आप देखे। मैंने देखा है। उसमें तो ऐसा दिखाया है कि राबड़ी देवी को एक अलग रूप में दिखाया गया। नहीं, देखिए, अब होता क्या कि जो कुछ लगता फिल्म बनाने वाले लोग हैं, नहीं उसमें कुछ समानता है वास्तविकता से। कोई समानता वास्तविकता से नहीं। कुछ चीजें हैं बहुत 2% 3% है, बाकी फिक्शन है। बाकी सब फिक्शन है। सब फिक्शन है। सामाजिक राजनीति की लड़ाई में लालू यादव सबसे अग्रणी नेता बनकर उभरे थे। क्या कारण रह गया कि सामाजिक राजनीति जितना उन्नति होना चाहिए था, जो निचले तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर रह रहे हैं, उनकी सामाजिक स्थिति न बदला, लेकिन लालू यादव इतने अमीर कैसे हो गए? क्योंकि कई बार चारा घोटाला की बात आती है, आप लोग उस समय पत्रकारिता कर रहे थे। किस प्रकार से इन घोटालों का उदय हुआ? देखिए, क्योंकि उस समय के बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार के। है क्या कि आप अगर समाज सुधारक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन समाज के कथित उत्थान के नाम पर अपनी सत्ता को कायम रखना और उस सत्ता के माध्यम से धनार्जन करना, ये अलग बात है, ठीक है। ठीक है कि जब 1990 में जब लालू जी जब बिहार के सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो है सो गरीबों को जुबान दी, वंचितों को जुबान दी। लेकिन बाद में अपनी ताकत का, जो उनको वोट के माध्यम से ताकत मिली, उन्हीं गरीबों के वोट से उनको ताकत मिली, उस ताकत का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए रखने और कथित रूप से घोटाला करने, अब तो कथित रूप से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तो चार्ज फ्रेम हो गया, कोर्ट सजा याफ्ता है वो, तो घोटाला करने में उस सत्ता का उपयोग करना, ये अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लालू यादव के साथ 2-3 और नाम जोड़ा जाता है। दक्षिण बिहार में सुरेंद्र यादव का, शहाबुद्दीन का, शहाबुद्दीन तो सिवान में, और पप्पू यादव का। है क्या कि क्या है इनकी स्टोरी? इन्हीं 3 को लेकर एक चारपाई बनाकर वो सत्ता संभाल रहे थे? नहीं, वो चारपाई बना करके नहीं कर सकते हैं। है क्या कि जब सत्ता के केंद्र में जब ऐसे लोग बैठ जाते हैं ना, तो उनके आसपास ऐसे ही लोग जन्म लेते हैं, ऐसे ही लोगों का उदय होता है, ठीक है। अब सिवान में शहाबुद्दीन की कोई जो छवि थी, वो
रॉबिनहुड की छवि थी कुछ लोगों की नजर में। कुछ लोगों की नजर में रॉबिनहुड की छवि थी। वही स्थिति पूर्णिया के इलाके में, मधेपुरा के इलाके में पप्पू यादव की रॉबिनहुड की छवि थी। ठीक है, ये लेकिन रॉबिनहुड पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? अब ये आकलन लोग अपने अपने नजरिए से करते हैं। जिनको उनसे फायदा था उनके लिए वो पॉजिटिव, ज्यादा क्या था सोसाइटी के लिए? अब मेजॉरिटी। आप लोग जब अखबार में लिखते थे तो किस नाम से उनको लिखते थे? नहीं, हम लोग तो सीधे नाम से ही लिखते थे। रॉबिनहुड तो हम लोग लिखते नहीं थे। रॉबिनहुड तो लिखते भी नहीं थे हम। ये तो हो गया कि आप जो है तो उस तरह के लोगों को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, वही मैं बोलना चाह रहा था। तो हम तो जिस अखबार से रहे हैं, जुड़े रहे हैं, हमारा अखबार तो कभी इस तरह की चीजों को प्रश्रय भी नहीं दिया। हम लोग ने किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया। अगर वो क्रिमिनल है तो हम लोग जो है तो क्रिमिनल लिखेंगे, चाहे जो हो जाए। और ये भी एक कारण रहा कि हमारा एक जो अभिन्न मित्र था सिवान में, हमारे साथ ही काम करता था, हिंदुस्तान अखबार का इंचार्ज था, उसकी हत्या कर दी गई राजू रंजन की। क्या वही उसी व्यक्ति के द्वारा? हाँ, उसी सिवान के बाहुबली। हाँ, कौनाइवंश था ये, कौनाइवंश था ये। अखबार में लगातार लिखते रहने के कारण? हाँ, अखबार में लिखते रहने के कारण भी, और भी कुछ कारण थे जो अभी तो सीबीआई में केस चल रहा है, तो जो मामला सब जुडिस है उस पर बहुत ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन उसकी हत्या हुई और उसमें लोग पकड़े गए जो उस बाहुबली के करीबी एसोसिएट्स रहे थे या थे। अब जहां से आते हैं साउथ बिहार से, वहां भी उनकी लालू यादव की कहा जाता है कि हाथ वहां भी है, जो भी संसद में बैठे। लालू यादव की पार्टी से सुरेंद्र यादव हैं। उनका क्या दबदबा इलाका में रहा, कैसा रहा? सुरेंद्र यादव ने समय के अनुसार अपने आप को बदला है। पहले कैसे थे? बदले हैं यानी पहले कुछ तो थे। नहीं, समय के साथ बदला है। गया में इनकी छवि दबंग की छवि है। ठीक है, आज भी। अब ये तो गया के लोग बेहतर बता सकते हैं। आप तो जाते हैं क्योंकि आप बगल। हाँ, लेकिन अब देखिए, अब ऐसा है कि अभी तो बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है। क्या जब लालू यादव की सरकार साथ में नीतीश कुमार की थी, तब क्या फिर से वो दबंग का चेहरा दिखने लगा था? जो व्यक्ति जो है तो वो उस तरह के अति का रहता है ना, प्रवृत्ति का रहता है, या उसकी जो प्रकृति रहती है, वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, तो वो छवि एक बार जो गढ़ पॉइंट हो जाती है ना, वो छवि जो है तो हटनी बड़ी मुश्किल है। कितना भी उस पर रेगमाल घिसा जाए वो बदलती नहीं है। लेकिन यह है कि अपने व्यवहार से बहुत लोग बदलाव भी लाते हैं, बहुत बदलाव भी लाते हैं। तो इस बार जो देखा जा रहा है जहानाबाद के इलाके में, वो कुछ बदले से नजर आते हैं। मैं सुरेंद्र यादव के लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन में मैं गया था। जब वो नॉमिनेशन करके जब स्टेज की तरफ जा रहे थे तो मैंने उनको करीब से देखा। मैं पहली बार सुरेंद्र यादव को देखा करीब से। बहुत भीड़ थी उनके लिए, लेकिन उस रैली में मैंने देखा बहुत भीड़ थी, और सबने बोला इस बार सुरेंद्र यादव तो जाएंगे संसद में। एक तरफा लोगों की वो थी। क्या वो एक तरफा डर से था? नहीं, एक तरफा डर से वोटिंग नहीं हुई है। लोकल जो सांसद थे उस समय जहानाबाद के, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उनसे जनता इतनी नाराज थी कि उस नाराजगी का फायदा मिला इनको। क्या नाराजगी का फायदा किसी ऐसे व्यक्ति को जो दबंग रहा हो, ऐसे व्यक्ति को देना क्या सही है? हो जाता है। क्या आपके अनुसार क्या सही है? सही गलत का फैसला तो जनता पर छोड़ दीजिए। जो वोटर है वो तय करता है ना। हम आप कौन तय करने वाले होते हैं? ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। इसमें तो जिसको ज्यादा वोट मिलता है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, वो जीत की माला पहन लेता है। अब सुरेंद्र यादव कैसे व्यक्ति क्यों न हो, जहानाबाद के सांसद तो वही हैं। तो चंद्रवंशी से जो नाराजगी थी, वो नाराजगी कन्वर्ट हुई वोट के रूप में इनके पक्ष में। जदयू से नाराजगी राजद को फायदा मिल गया। जदयू से नाराजगी नहीं थी, मतलब उस व्यक्ति तो जदयू से ही थे। वो व्यक्ति जदयू से जरूर था, आज भी है जदयू से जुड़ा हुआ। व्यक्ति से नाराजगी थी, चंद्रवंशी से, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से नाराजगी थी। अगर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के बदले में कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जदयू ने टिकट दे दिया होता तो शायद रिजल्ट बेहतर होता, दूसरा होता। तब शायद सुरेंद्र यादव के लिए मुश्किल हो जाती जीतना, नहीं जीत पाता। जदयू के लिए बेहतर होता, जदयू के लिए बेहतर होता। सिवान में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां देखी गई जब जिंदा था व्यक्ति, क्या आज उसमें तो कई बदलाव हो चुके हैं? क्या लालू यादव को इस पर कोई अफसोस रहा है कभी? आप क्योंकि मीडिया में जगत में रहे हैं, तो कभी ऐसा दिया कि नहीं ये तो मेरे से गलती हो गई, मुझे उस व्यक्ति से नाता नहीं रखना चाहिए था? नहीं, नाता रखना नहीं चाहिए था। लालू यादव कभी ऐसा, लालू यादव अफसोस करने वाले व्यक्ति थोड़े हैं। लालू यादव क्यों अफसोस करेंगे?
उस व्यक्ति के साथ नाता रखने से लालू यादव को तो बहुत फायदा हुआ। लेकिन आज तो छवि आज राजद की छवि कहीं ना कहीं इस बात की परवाह लालू यादव ने कभी की क्या कि मेरी छवि क्या या राजद की छवि पर क्या असर पड़ रहा है? कभी नहीं। वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहे, बस इसकी फिक्र रही। 18% मुस्लिमों के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करने के लिए वो अब छवि को कहां ध्यान में रखते लालू यादव? अब क्यों रखते? राजनीति में ये सब चीजें नहीं होती है। अभी तो अभी चुनाव के समय अब लालू यादव क्या, कोई भी पार्टी, भाजपा में सब दूध के धुले हुए हैं क्या? जदयू में सब दूध के धुले हुए हैं क्या? ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों में लोग हैं। अभी जो देखा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि साबुद्दीन की वाइफ को टिकट के लिए, क्या आज भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव की दोस्ती जो साबुद्दीन से थी, क्योंकि एक ही पार्टी से लोग रहे, आज भी जो दोस्ती थी कहीं ना कहीं निभा रहे हैं? नहीं, साबुद्दीन से देखिए, दोस्ती निभाने की बात क्या है? पप्पू यादव ने तो राजद बहुत पहले छोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठीक है। लेकिन शुरुआत तो उसी पार्टी से हुई थी। हाँ ठीक है, शुरुआत उससे हुई थी, लेकिन बाद में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई और 2020 के 2015 के विधानसभा चुनाव में और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने कई उम्मीदवार उतारे। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो खुद भी जीत नहीं पाए, तो फिर बाद में उन्होंने वे खुद कांग्रेस में गए और कांग्रेस के टिकट पर चाहते थे, सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया उनको, पार्टी मर्ज करने के बाद। हाँ, पार्टी मर्ज करने के बाद भी, और पूर्णिया से उनको निर्दलीय चुनाव जीतना पड़ा। सौभाग्य से वो जीत गए, लेकिन वो फिर किस पार्टी से जो है तो हिना साहब को टिकट दिलाते? लेकिन बात उन्होंने बोला था। नहीं, बात बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हवा में पॉलिटिशियन बोलते हैं, वो भी अपना बोले होंगे। जब उनकी खुद की कोई पार्टी नहीं है तो किस पार्टी से टिकट दिलाने के लिए? जो खुद की पार्टी के सिंबल के लिए व्यक्ति लालायित था, वो किस पार्टी से टिकट देगा? राजद में उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार था क्या? या राजद के नेता तेजस्वी यादव जो है तो पप्पू यादव के कहने पर हिना साहब को टिकट दे देते क्या, सिंबल दे देते? या लालू यादव ये बात मान लेते क्या? पप्पू यादव कौन होते हैं किसी दूसरी पार्टी से टिकट दिलाने वाले या सिंबल दिलाने वाले? बिहार की राजनीति में मैंने एक चीज गौर किया कि 1990 के बाद से ड्रास्टिक चेंज हुआ। उसके बाद कभी ओबीसी के अलावा कोई और कैटेगरी के चेहरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। नहीं, ये तो क्या ये रिजर्वेशन के बाद इसका नहीं, रिजर्वेशन मंडल कमीशन का भी असर रहा। दूसरी चीज ये है कि लालू प्रसाद ने 1990 में जब सत्ता संभाली और उन्होंने जो है तो यहाँ के वंचितों, दलितों, पिछड़ों को जो आवाज दी, आदिवासियों से, झारखंड भी साथ में था, आवाज दी, उसका ये फायदा तो जरूर हुआ ना कि जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो एक्टिव हो गया। उसको लगा कि हमारा वोट है, हम अपना वोट क्यों अपर कास्ट को देंगे, अपर कास्ट के कैंडिडेट को क्यों देंगे? बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां एकदम कंसोलिडेट होकर के जैसे लोगों ने वोट किया और जैसे तो उनके कैंडिडेट जीते, जीत भी रहे, आज भी जीत रहे हैं। चिराग पासवान का क्या फ्यूचर है बिहार में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी लगातार न्यूज में भी आ रहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को फिर से तोड़ा जा रहा है। विकास जी, ऐसा है कि फ्यूचर किसी ने किसी का नहीं देखा है, लेकिन कुछ तो राजनीति के ग्राउंड पे क्या है उनका, काम कर रहे हैं। क्योंकि लोजपा कभी भी स्टेट की राजनीति तो किया नहीं, सब दिन केंद्र की राजनीति में रहे वो। हाँ, केंद्र की राजनीति की नहीं, एक बार प्रयास किया था ना इस समय 2020 में। हाँ नहीं, 2020 में नहीं, 2020 में प्रयास तो किया था। उसके पहले उनके पिताजी रामविलास पासवान ने कहा था कि चाबी मेरे ही पास है। अच्छा, तो उस समय जो तो 32-33 विधायक जो तो गायब हो गए थे और चाबी रखे रह गए थे रामविलास पासवान जी। तो वर्तमान में आप ठीक है, आप सत्ता में हैं, अभी आप एनडीए के साथ हैं, सत्ता में आप हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। भविष्य में होता क्या है कि व्यक्ति का कोई ऐसा कदम, लोकसभा चुनाव के 2 महीना पहले तक तो उनके चाचा जो है तो केंद्र में मंत्री थे, आज उनके चाचा कहाँ हैं? 2005 तक
जिस बिहार में मजबूती के साथ लालू प्रसाद का शासन था, राष्ट्रीय जनता दल का शासन था, 2010 में उसको कितनी सीटें आई थी बिहार में? 30 के अंदर सीटें आई थी। तो भविष्य के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी जदयू मनीष वर्मा का आना क्या बिहार की राजनीति पे क्या लगता है, खासकर जदयू की राजनीति में क्या है सर मनीष वर्मा का? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मनीष वर्मा क्या कर लेंगे? मनीष वर्मा पदाधिकारी रहे। क्या जदयू को फिर संभालने को तैयार है नीतीश कुमार के बाद? क्योंकि ऐसा आशंका लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद उनको देखा जा रहा है। आरसीपी भी तो आए थे ना, जदयू को संभालने के लिए आए थे। तो आरसीपी कहाँ है आज? कहीं को नाम लेने वाला नहीं है। जदयू से तो हटा ही दिए गए थे, केंद्रीय मंत्री पद से भी हटा दिए गए, जदयू से भी हटा दिए गए, उसके बाद भाजपा में गए। कहाँ है? कोई नाम लेने वाला नहीं। भाजपा पर हमेशा मनीष वर्मा कोई ऐसा फेस नहीं है। देखो होता क्या है कि लोग पॉलिटिकल फेस पर विश्वास करते हैं। जनता जो है या वोटर जो है या जो कोर वोटर है वो पॉलिटिकल फेस को देखती है, किसी पदाधिकारी का चेहरा नहीं देखती कि पहले बहुत अच्छे पदाधिकारी रहे, अब ये नेतृत्व संभाल रहे हैं पार्टी का। क्योंकि पदाधिकारी का जनता से या वोटर से सीधा जुड़ाव कभी रहता नहीं है, जनता से जुड़ाव रहता है नेता का। तो नेता के फेस पर जो है तो वोट मिलता है। शासन का एक अंग हो सकता है पदाधिकारी, लेकिन वो नेतृत्व नहीं कर सकता है। नेतृत्व तो पॉलिटिकल लोग ही करते हैं। भाजपा पे एलिगेशन लगता है कि ये अपर कास्ट के पार्टी बनकर रह गई है। क्या कारण है कि अब तक भाजपा ने भी अपर कास्ट के मुख्यमंत्री का चेहरा इस कारण से नहीं दिखा पाए बिहार में? नहीं, वो तो ये कहना गलत है कि भाजपा अपर कास्ट की पार्टी है। एलिगेशन लगता है, मैं नहीं कह रहा, एलिगेशन लगाई जाती है। अगर 40% 42% अगर वोट मिल रहा है तो 40% कहाँ वोट है अपर कास्ट का? एलिगेशन तो ही लगता है कि नहीं, एलिगेशन लगाना तो बहुत आसान है ना। जो लोग एलिगेशन लगाते हैं वो उंगली उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं भाजपा की और बाकी तो 3 उंगलियां जो है तो उनकी खुद की ओर मुड़ती हैं। कहना आसान है ना, कहना बहुत आसान है कि हाँ भाजपा अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन भाजपा अपर कास्ट की पार्टी अगर रहती तो उसको 42% वोट कैसे मिल जाता? अपर कास्ट की पार्टी नहीं है। दूसरी आप इधर देख लीजिए लगातार जो है तो भाजपा का अध्यक्ष कौन बन रहा है बिहार प्रदेश में? भाजपा का अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल हुए, नित्यानंद राय हुए, उसके बाद सम्राट चौधरी हुए, उसके बाद अभी दिलीप जायसवाल है। कहाँ गए? तो बिहार में एक नई पार्टी उभर रही है, जन स्वराज। प्रशांत किशोर लगातार उसके सूत्रधार है। इसीलिए तो बिहार के सारी पार्टियों में खलबली मची हुई है। जन स्वराज के कारण ही बिहार की सारी पार्टियों में खलबली मची हुई है। और बिहार की जो दूसरी जो पार्टियां हैं जो अब तक सत्ता की मलाई खाती आती रही हैं, वो भी यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी जो है तो अब कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं। जन स्वराज को क्या लगता है कि बिहार में लगातार 2 साल से जो पदयात्रा 18 महीने से प्रशांत किशोर का पदयात्रा चल रहा है, क्या बिहार में उनके लिए स्पेस बन गया है? क्योंकि दूसरी पार्टी लगातार अपने अपने समय में काम की है, तो जन स्वराज का वो ग्राउंड बनकर तैयार है? जन स्वराज अभी जो बिहार की स्थिति है वो जन स्वराज के लिए एक बेटर जो है सो स्पेस मुहैया करा रही है। लोग थक गए दूसरे पार्टियों से। 15 साल लालू यादव का जो कथित जंगल राज देखा, 5 वर्ष अगर नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए 2010 तक, उसके बाद लगातार जो है तो जो 14 वर्ष से हम लोग 2010 से लगातार जो 2024 अभी तक जो काम करने का तरीका है, जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में बिना चढ़ावा चढ़ाए हुए काम नहीं हो रहा है, जनता तो त्रस्त हो गई है। जनता ही हमको स्पेस मुहैया करा रही है। जन स्वराज के लिए जनता ही स्पेस मुहैया करा रही है। और यही जो है सो यही जो है तो छटपटाहट है। आज 1 करोड़ लोग जो है तो जन स्वराज से जुड़ गए हैं। ये दूसरी पार्टियों के लिए तो चिंता का विषय हो ही गया है ना। क्या बीजेपी का आज भी, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं भाजपा से नहीं, हमारी जो लड़ाई है वो राजद से है। नहीं, प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि हमारी लड़ाई राजद तो कहीं है ही नहीं सीन में। वो तो कहते हैं भाजपा कहीं नहीं है। नहीं, भाजपा से ही लड़ाई, एनडीए से ही लड़ाई होगी।
प्रधान जी ये कहते रहे, आप गौर से उनका इंटरव्यू सुनिएगा या उनके भाषणों को सुनिएगा, संबोधन को सुनिएगा, तो वो ये बोलते रहे कि लड़ाई भाजपा से ही एनडीए से ही होगी, राजद कहीं कहाँ है। माइनस कल की मुसलमान को माइनस कर दीजिए, राजद कहाँ है। एमआई समीकरण में से हाँ, केवल आप ये एम को हटा दीजिए, राजद खत्म है, एक सीट भी नहीं आएगी राजद को। 2025 में लोग विधानसभा चुनाव है बिहार में, क्या लगता है किनकी सरकार इन सभी पार्टियों में किसकी बेहतरी है, अब तक किसकी बेहतरी रही है? बेहतरी होगी, 2025 की बात हम कर रहे हैं ना। 2025 के चुनाव में जन स्वराज जो है तो सरकार बनाएगी, 243 सीट पर जन स्वराज जो है तो अपने कैंडिडेट उतारेगी, जीत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। ये आपकी पत्रकारिता के क्षेत्र से रहने के कारण थोड़ा अनुमान लगा रहे हैं? अनुमान नहीं लगा रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, ये तूफान के आने के पहले की जो है तो आहट है। अभी 4 उपचुनाव है, उसमें क्या लगता है आपको? चारों उपचुनाव में अगर जो है तो जन स्वराज अपने कैंडिडेट उतारती है तो निश्चित रूप से जो है तो परिणाम बेहतर होंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे बीच शैलेश सर थे। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।